वेलकम टू यू ऑल। मैं आदर्श सिंह आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। सेल का इम्पोर्टेंस क्या है, सेल के फंक्शन क्या हैं और सेल के पार्ट्स क्या क्या हैं, आई मीन सेल के ऑर्गेनेलेज और सेल की डिस्कवरी किसने की है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए हम शुरू करते हैं सेल के बारे में। तो सेल होता क्या है, जैसे कि आप लोग बेसिक क्लास में पढ़े होंगे कि सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ या फिर सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये डेफिनेशन अब ना पढ़ के अब आप लोग सीनियर क्लास में आ गए हैं तो सेल की डेफिनेशन आप लोग ये पढ़ेंगे कि सेल इज अ कंपार्टमेंट। सेल क्या है, एक कंपार्टमेंट है जिसमें कि तरह तरह के ऑर्गेनेलेज प्रेजेंट होते हैं, राइट। चलिए हम वैसा ही एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देना चाहूंगा। ये डायग्राम आप देख पा रहे हो, यहाँ पे ये देखिए सेल है। सेल के अंदर क्या है, तरह तरह के कंपार्टमेंट्स, आई मीन तरह तरह के ऑर्गेनेलेज इसमें प्रेजेंट हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, माइक्रोफिलामेंट, लाइसोसोम, दीज ऑल आर ऑर्गेनेलेज प्रेजेंट इनसाइड द सेल। ये सारे ऑर्गेनेले हैं जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट हैं। तो यही सारे ऑर्गेनेलेज और इनके फंक्शन इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे डेफिनेशन, एक शॉर्ट डेफिनेशन आप देख लीजिए। सेल क्या होती है, सेल इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल लाइफ प्रोसेस। सेल क्या है, एक यूनिट ऑफ लाइफ है। यूनिट मतलब समझते हैं, यूनिट और पार्ट में अंतर होता है। सेल इज अ पार्ट ऑफ बॉडी नहीं। कुछ लोग कहते हैं सेल हमारी बॉडी का क्या है, पार्ट है। ये आंसर सरासर रॉन्ग है। यूनिट होता है सेल। यूनिट और पार्ट में अंतर है। पार्ट एक हिस्सा होता है और यूनिट क्या होता है, इकाई होता है। तो इकाई, सेल हमारा एक छोटी सी इकाई है, छोटी सी बिंदु जैसे बात करते हैं ना, एक हमारे शरीर का एकदम छोटा सा पार्ट है। और यूनिट इसके लिए यूज करते हैं जो अकेले कैपेबल हो पूरा जीवनी चलाने के लिए। आई मीन कि जैसे कि हमारा सेल है, सेल एक ऐसा यूनिट है जो अकेले ही पूरा अपना लाइफ संभाल सकता है, खुद ही सारी चीजें वो कर सकता है। मतलब कि जैसे कि सेल में देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एनर्जी बनाता है। सेल में न्यूक्लियस होता है, ये ब्रेन का काम करता है। मतलब ऑल ओवर जितने प्रोसेस होते हैं, एक इंसान है, इंसान की बॉडी में जितने प्रोसेस होते हैं वो सारे प्रोसेस एक सेल में होते हैं। इसलिए सेल को बोला गया है यूनिट। क्या बोला गया है, यूनिट। एज इन सेम में अगर हम लोग आगे चल के किडनी पढ़ेंगे, किडनी समझते हैं, तो हमारे बॉडी में 2 किडनियां होती हैं। तो किडनी में हमारा क्या होता है, नेफ्रॉन होता है, राइट। नेफ्रॉन और न्यूरॉन में अंतर है। तो नेफ्रॉन की जब हम बात करेंगे तो नेफ्रॉन भी हमारा यूनिट होता है, किडनी का यूनिट होता है, क्योंकि वो भी ऑल ओवर प्रोसेस कर लेता है, सारा प्रोसेस के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो सारी चीजें ना बात करके हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं जो सेल का है आगे। तो बात करते हैं सेल की डिस्कवरी किसने की। सेल की डिस्कवरी हमारे रॉबर्ट हुक ने की। किन्होंने की, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु हैव गिवन अ सेल इन 1665। तो रॉबर्ट हुक ने क्या हुआ, 1665 में सेल की डिस्कवरी की। तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है कि आप लोग जान गए सेल, लेकिन अगर मान लीजिए यहीं पे कोई बच्चा थोड़ा समझदार हो और क्वेश्चन पूछ ले कि भैया सेल की डिस्कवरी तो रॉबर्ट हुक ने की, लेकिन आप बताइए वो लिविंग सेल थी या फिर डेड सेल थी। सही कहा ना मैंने। तो लिविंग सेल क्या होता है, लिविंग सेल मतलब जिंदा और डेड मतलब मरी हुई। तो यहाँ पे रॉबर्ट हुक हैं जिन्होंने डेड सेल की खोज की, ठीक है। और अगर हम बात करें लिविंग सेल किसने की, लिविंग सेल की खोज हमारे लेवेनहुक ने की। इनका पूरा नाम था एंटोनी वैन लेवेनहुक, जिनका डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे एंटोनी वैन लेवेनहुक हैं और ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोस्कोप। इनको हम माइक्रोस्कोप का फादर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो नोट्स हैं आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं सेल की जो मेन डिस्कवरी है, आई मीन सेल थ्योरी है, सेल थ्योरी के बारे में। तो सेल थ्योरी किसने दी, तो सेल थ्योरी के कुछ साइंटिस्ट थे जिनके नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं, वर्चाओ, स्वान एंड स्लाइडन। ये जो है ये सेल थ्योरी के मेजर साइंटिस्ट हैं जिनके नाम आप लोगों को याद रखने हैं। कि इन्होंने कहा था, स्वान एंड स्लाइडन ये जो मेन है, ये दो लोग जो हैं इनका साथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। इन्होंने कहा कि हमारा बॉडी होता है वो सेल से बना होता है। बिल्कुल हमारा बॉडी सेल से बना होता है। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पे, एक आप लोग जानते होंगे ईटा, ठीक है, ईटा मतलब ब्रिक है ना। तो एक ईटा फिर एक ईटा फिर एक ईटा, इस तरह करके एक दीवार तैयार होती है, राइट। तो उस दीवार से एक समय आता है, एक कमरा तैयार हो जाता है, फिर उस कमरे से क्या होता है, एक घर तैयार हो जाता है। तो
वैसे ही अगर मैं बात करूं, एक सेल होती है, फिर उससे क्या होता है 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, फिर ये क्या है, ये सेल है हमारा, और ये क्या है, ये टिश्यू है हमारा। फिर इसी टिश्यू से क्या होता है, ये एक टिश्यू इधर है, एक टिश्यू यहां पे है, फिर एक टिश्यू यहां पे है, और ये सारे टिश्यू कंबाइन होके एक ऑर्गन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑर्गन। और ये सारे ऑर्गन, ये एक ऑर्गन, ये एक ऑर्गन, ये एक ऑर्गन, ये सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन का सिस्टम बनाते हैं। समझ में आया क्या? हाँ, आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम बनने के बाद क्या होता है, अब हमारा ऑर्गन सिस्टम बन गया है तो एक इंसान हमारा बनके तैयार हो गया है। समझ में आया क्या? तो आ गया समझ में आप लोगों को? तो यही है हमारा सेल। जब घर तैयार हुआ, घर के बाद फिर पूरा मतलब ऑल ओवर स्ट्रक्चर तैयार हो गया। तो ये जो ईटा है ये सेल का काम कर रहा है, और ये जो कमरा है टिश्यू का काम कर रहा है, और कमरे में पूरे कुछ पार्ट्स रहते हैं, हम लोग रहते हैं, वो ऑर्गेनेलेज का काम कर रहे हैं, और ये जो घर तैयार हो गया हमारा बॉडी का काम कर रहा है। तो इससे आप लोगों को 100% याद रहेगा। जब भी आप लोग डाउट होगा तो ऐसे ही मैच कर लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं हम थोड़ा सा बेसिक चीज पे। जैसे कि हमने डिस्कवरी ऑफ सेल तो बता दी, लेकिन डिस्कवरी ऑफ सेल में जो रुडोल्फ वर्चोव थे, इन्होंने 1850 में कहा था कि हमारी जितनी भी सेल होती हैं, ऑल सेल डिवाइड फ्रॉम प्रीवियस सेल, मतलब ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्रीवियस सेल, मतलब कि एक सेल है, एक सेल से हमारी जैसे कि हमारी ये सेल है, तो ये सेल, इन्होंने कहा कि हमारी जो कोई भी सेल होती है जो एग्जिस्ट करती है, वो सेल हमारी ऐसे नहीं एग्जिस्ट करती, वो कहीं ना कहीं किसी सेल से आती है। तो इन्होंने बहुत सही बात कही कि हमारी सारी सेल क्या होती हैं, प्रीवियस सेल से आती हैं। ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टेंट सेल। इसको हम लोग साइंस के टर्म में बात करें तो इसको बोलते हैं ओमनिस सेलुला ई सेलुला, वाज गिवन बाय रुडोल्फ वर्चोव। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, हमारे एसएससी वगैरह एग्जाम में भी ये पूछ लिया जाता है। ओमनिस सेलुला और इंडियन आर्मी वगैरह के एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। तो सेल चैप्टर जो है वो कंपटीशन के बेसिस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ओमनिस सेलुला सेलुला का मतलब ही होता है कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, हमारी जितनी भी सेल होती हैं वो पुरानी सेल से होके आती हैं। जैसे कि अगर एक बेबी की बात करूं, एक छोटा सा बेबी है, वो अपने मम्मी पापा से होके आता है, वो ऐसे तो आता नहीं है। तो एज इन सेम अगर कोई सेल यहाँ पे है तो किसी सेल से ही होके आती है। सेल के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि अपने जैसे वो दूसरे सेल को प्रोड्यूस कर सके। तो वैसे ही हम बात करें कुछ नई चीजों पे, तो वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे तो यहां पे मैंने लिखा है ऑल लिविंग सेल ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं एक सेल या दो सेल से बने होते हैं। सही बात है कि अगर हमारा बॉडी है, हमारा बॉडी क्या है, हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, मिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं। हमारा बॉडी ऐसे नहीं बना है। अगर हमारा बॉडी में सेल नहीं होता तो सेल से टिश्यू नहीं होता, टिश्यू नहीं होता तो ऑर्गन नहीं होता, ऑर्गन नहीं होता तो ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, ऑर्गन सिस्टम नहीं होता तो हमारी बॉडी नहीं होती। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमारा बॉडी है ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। हमारा हर ऑर्गेनिज्म, हर इंसान, हर व्यक्ति, हर जीव सेल से बना है, एक या एक से अधिक सेल से बना है। अधिक मतलब कि बहुत सारे सेल से। A cell is the basic structural functional unit of our life। इसका मतलब आप लोग समझ ही होंगे एक सेल क्या है, हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, क्योंकि वो सेल अपने ही जैसा सब कुछ जैसे कि एक इंसान में कैपेबिलिटी होती है वो सारा काम कर लेता है, वो सेल भी सारा काम कर लेता है। ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। हमारी जितनी भी सेल होती हैं पुरानी सेल से होके आती हैं। ये सेल थ्योरी है। ये तीन कॉन्सेप्ट हैं, सॉरी 3 पॉइंट हैं। ये तीनों पॉइंट सेल थ्योरी के अंदर आते हैं कि हमारे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं एक से ज्यादा सेल से बने हैं, और हमारे सेल जो हैं वो पुरानी सेल से होके आती हैं। तो फिर हम बात करते हैं कुछ नए टॉपिक पे ऊपर। जैसे कि ये सेल है हमारा, आप लोग देख रहे होंगे हमारा सेल है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर सेल है यहाँ पे तो सेल के अंदर कुछ छोटे छोटे पार्ट्स होंगे। मैंने पार्ट बोला है, लेकिन पार्ट बोलना क्या सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। नहीं तो हम लोग सेल के पार्ट्स ही ना बोलते। सेल के इसके अंदर सेल पार्ट नहीं बोलते हैं, ऑर्गेनेले बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेले, राइट। जैसे कि आप कहते हैं कि याद कैसे करेंगे आप लोग? जैसे कि हमारा बॉडी है, ये क्या है? हमारा बॉडी। हमारे बॉडी में क्या होते हैं? ऑर्गन होते हैं। ये तो पता ही होगा। अगर ये नहीं पता है तो आप लोगों को खुद के ऊपर शर्म आनी चाहिए कि आप लोग क्लास 9, 10th, 11th जिस क्लास में भी हैं इस क्लास में और आपको ऑर्गन नहीं पता है। अगर ऑर्गन पता है तो ऑर्गेनेले डेफिनेटली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हाँ, तो ऑर्गेनेले क्या है? और जैसे कि हमारे बॉडी में क्या होते हैं? ऑर्गन होते हैं। वैसे ही हमारे सेल के अंदर भी तो कुछ ऑर्गन होते होंगे, तो उनको ऑर्गन ना बोल के ऑर्गेनेले बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया? ऑर्गेनेले।
क्योंकि सेल के लास्ट में भी तो एल होता है, तो ऐसे याद कर लेंगे, सेल के लास्ट में एल, ई डबल एल, तो ऐसे ऑर्गेनेले। तो सेल के अंदर क्या होता है, सेल इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेले। सेल हमारा बहुत सारे तरह तरह के ऑर्गेनेलेज से कंपोज होता है। जैसे कि मैं बात करूं, हमारे सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, वैक्यूल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे सेल, तो सेल एक हमारा क्या है, एक सेल है हमारा, सेल के ऊपर हमारी क्या है, एक प्रॉपर लेयर होती है जो उसकी कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग, आउटर कवरिंग होती है। तो सेल की जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं सेल वॉल। अच्छा, तो आप लोगों को एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सेल वॉल क्या हर सेल में होती है? जी नहीं, बिल्कुल ये क्वेश्चन एकदम सही है, क्योंकि प्लांट सेल होती है और एक होती है हमारी एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल, तो दोनों में अंतर क्या है? हमारा जो प्लांट सेल होता है और एनिमल सेल, एनिमल सेल का नॉर्मल ओवल शेप बना देते हैं हम, और प्लांट सेल हमेशा स्क्वायर शेप में बनाते हैं। तो जो हमारा प्लांट सेल होता है, जैसे कि प्लांट का कभी भी आप लोगों ने प्लांट, अच्छा प्लांट और ट्री में क्या अंतर है ये आप लोगों को पता है? प्लांट मतलब पौधा, छोटा सा पेड़, हाँ, ट्री मतलब क्या होता है, एक बड़ा सा वृक्ष। तो प्लांट और ट्री, तो यहाँ पे जैसे कि मैं बात करूं प्लांट या फिर ट्री की बात कर लेता हूं, तो ट्री की जो लेयर होती है, ट्री की लेयर के ऊपर देखते होंगे आउटर लेयर कैम्बियम, जो ऊपर कॉर्क होती है, कॉर्क बहुत सूखी सी लेयर होती है, एकदम टाइट टाइट होती है बहुत सी, तो वहां पे इसको बोलते हैं कॉर्क। तो अगर आप एक कभी भी एक एग्जांपल में देता हूं, ऐसे ही एग्जांपल सोच लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे अगर एक जोर से अपना हाथ मारता हूं पेड़ के ऊपर, तो चोट मुझको लगेगी कि पेड़ को? मुझको लगेगी। तो इससे क्या समझते हो कि पेड़ के ऊपर एक बहुत टाइट सी लेयर होती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है। क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। तो इससे तुमने क्या सीखा? इससे सीखा कि प्लांट के ऊपर क्या होती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है और उसको बोलते हैं वॉल। क्या बोलते हैं? वॉल। और किसकी वॉल? सेल वॉल। तो इससे पता चला कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती है। क्योंकि एनिमल सेल अगर हमको कोई अगर मारे तो क्या होगा, हम लोग घायल हो जाएंगे, चोट खा जाएंगे। और लेकिन पेड़ को मारोगे तो क्या होगा? ऐसा कुछ होगा नहीं। अगर हम साइंस के टर्म में बात करें तो उसको चोट लगती है, वो अलग बात होगी, लेकिन आप याद करने के लिए ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि प्लांट के ऊपर एक टाइट लेयर होती है, बहुत प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उसको बोलते हैं सेल वॉल। तो प्लांट के अंदर क्या होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो इतनी कहानी बताने का मतलब ये था कि आप एक बार में याद कर लीजिएगा कि प्लांट के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल के अंदर एब्सेंट। तो यहां पे मैं लिखे दे रहा हूं, सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर क्या होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो ये याद रखिएगा। और एनिमल सेल के अंदर मतलब हम लोग के अंदर क्या होती है? सेल वॉल नहीं होती है। हम लोग के अंदर कोई दीवार नहीं होती, हम लोग कोई मारेगा तो हम लोग घायल हो जाएंगे, एब्सेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इससे आप लोग सीख गए होंगे कि यहाँ पे, अच्छा ये डायग्राम यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है, तो इसे क्या समझे कि किसका डायग्राम है? ये ऑब्वियस सी बात है, प्लांट सेल का डायग्राम है। किसका डायग्राम है? प्लांट सेल का। अच्छा, तो ये तो बेसिक था, ये आप सब लोग शायद जानते भी हो। तो एक हमारा क्या है? सेल है। सेल के अंदर क्या है हमारा? यहाँ पे एक मेम्ब्रेन भी होती है। जैसे कि मैं कहूं, आप लोग कभी भी दुकान जाते होगे तो मान लीजिए आपने शुगर खरीदा, 1 kg शुगर खरीदा, और उस चीनी के हाथ में ले आते हो? हाथ में तो लाते नहीं होगे। तो शॉपकीपर जो होता होगा आप लोगों को क्या देता होगा? एक पॉलिथीन देता होगा, राइट? तो पॉलिथीन मतलब क्या है? झिल्ली। तो ऐसे ही हमारा जो सेल होता है, सेल के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे ऑर्गेनेलेज होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्गेनेलेज। उन ऑर्गेनेले को रखने के लिए हमको एक झिल्ली की जरूरत होती है, उस झिल्ली को बोलते हैं मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहां पे आप लोगों ने सीखा कि कोई भी सेल होगा उसके ऊपर एक झिल्ली तो होगी ही, क्योंकि उन ऑर्गेनेल्स को रखेगा कौन? एक झिल्ली में रखेंगे। वैसे ही आप दुकान पे जाते हैं, चीनी को रखते हैं तो एक झिल्ली की जरूरत पड़ती है, कोई भी सामान लेते हैं झिल्ली की जरूरत पड़ती है। वैसे ही हम लोग को सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स को रखने के लिए झिल्ली की जरूरत पड़ती है, उनको बोलते हैं मेम्ब्रेन, झिल्ली। ठीक है, तो हमारी जो सेल के ऊपर जो आउटर पार्ट होता है उसको बोलते क्या है? झिल्ली या फिर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे आप लोग इतना सीख गए होंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये जो हमारी टॉप लेयर है ये क्या है? ये हमारी सेल वॉल है। और इसकी जो सेकेंड लेयर है ये क्या है? मेम्ब्रेन है, क्योंकि ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, मतलब ऑर्गेनेल्स हैं, इनको ये इसी झिल्ली के अंदर ये सब रखे हुए हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। What are cell organelles? अभी मैंने पढ़ाया कि सेल के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। उनको ऑर्गेनेल्स बोलिएगा, पार्ट्स मत बोलिएगा। पार्ट्स बोलेंगे समझ तो सामने वाला समझ जाएगा कि ये इसको बेसिक क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे कहने मतलब सेल के अंदर क्या होते हैं? ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो ऑर्गेनेल्स के बारे में मैं बात करता हूँ, कौन कौन से होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है।
तो द सेलुलर कंपोनेंट आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेले। जो सेल के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं प्रेजेंट इनसाइड द सेल, सेल के जो कुछ अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं ऑर्गेनेले। तो देयर आर वेरियस ऑर्गेनेलेज प्रेजेंट विद इन द सेल, दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन। हमारा अगर सेल बात करें, सेल के ऑर्गेनेलेज बात करें तो उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट्स में डिपेंड है कि वो उसके ऊपर मेम्ब्रेन लगी है कि नहीं लगी है। मेम्ब्रेन अभी आपने सीखा झिल्ली। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे देखिए आप स्लाइड में कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये मैंने डायग्राम बनाया किसका, सेल का। तो सेल के अंदर क्या है, यहाँ पे एक ऑर्गेनेले होगा। लाइक मैं बात करूं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जानते होंगे आप लोग, यहाँ पे एक ऑर्गेनेले होगा, तो यहाँ पे कोई ऑर्गेनेले होगा, यहाँ पे कोई ऑर्गेनेले होगा। इस तरह के क्या होंगे, ऑर्गेनेलेज प्रेजेंट होंगे सेल के अंदर। तो उन ऑर्गेनेलेज का कुछ ना कुछ काम होगा। अच्छा, कुछ ना कुछ काम होगा तो इनके ऊपर क्या एक लेयर, इनके ऊपर भी प्रोटेक्टिव लेयर होगी। हाँ होगी। कोई कोई ऑर्गेनेलेज होते हैं जिनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, और कोई कोई ऑर्गेनेलेज होते हैं जिनके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर एक होती है फिर उसके ऊपर भी एक होती है, शायद वो ज्यादा सेंसिटिव होते हो। कोई कोई ऐसे होते हैं हमारा टाइप के, उनके ऊपर कुछ नहीं होती है, कोई लेयर ही नहीं होती है। लेयर में तो समझ रहे हैं, मेम्ब्रेन। मतलब इससे आपने सीखा कोई ऑर्गेनेलेज होंगे जिनके ऊपर एक लेयर होगी, कोई ऑर्गेनेलेज होंगे जिनके ऊपर मल्टी लेयर होगी, मतलब 2 लेयर होंगी, कोई ऑर्गेनेलेज होंगे जिनके ऊपर लेयर एब्सेंट होगी। तो डिपेंड ऑन देयर लेयर्स, उनके मेम्ब्रेन के ऊपर अगर हम बात करें तो उनको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। एक तो एब्सेंट, एक तो सिंगल लेयर, एक दूसरी डबल लेयर। तो मैं उनके बारे में बताता हूं अभी। यहाँ पे देयर आर वेरियस ऑर्गेनेलेज प्रेजेंट विद इन द सेल। जैसे कि ऑर्गेनेलेज विदाउट मेम्ब्रेन, कुछ ऑर्गेनेलेज होते हैं जिनके ऊपर मेम्ब्रेन ही नहीं होती, जैसे मैंने बताया एब्सेंट होती है। कुछ होते होंगे जिनके ऊपर सिंगल होती है, सिंगल लेयर, एक लेयर होती होगी, एक ऑर्गेनेलेज उसके ऊपर एक छोटी सी लेयर। अच्छा, कुछ होते होंगे जिन ऑर्गेनेलेज के ऊपर डबल लेयर होती होगी। क्या होती होगी, डबल लेयर। तो ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन। तो इनको बोलते हैं जो ऑर्गेनेलेज जिनके ऊपर लेयर ही नहीं होती, मेम्ब्रेन ही नहीं होती, उनको बोलते हैं ऑर्गेनेलेज विदाउट मेम्ब्रेन। जिनके ऊपर मेम्ब्रेन होती है उनको बोलते हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले। जिनके ऊपर डबल मेम्ब्रेन होती है उनको बोलते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये कहानी इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, ये तो आप लोगों के लिए समझने के लिए था। इसमें इंपॉर्टेंट इनके एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करूंगा किसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती है, ऑर्गेनेलेज विदाउट मेम्ब्रेन या फिर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। तो उन जैसे कि पहला सेल वॉल, सेल वॉल में क्या होती है, हमारी मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। दूसरा राइबोसोम, राइबोसोम में क्या होती है, हमारी मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। तीसरा साइटोस्केलेटन, इसमें भी मेम्ब्रेन हमारी एब्सेंट होती है। अच्छा, ये कुछ नया कॉन्सेप्ट, नया वर्ड लग रहा है आप लोगों को? जी बिल्कुल नया हो सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये बच्चों के क्लास में छोटे छोटे बेसिक में नहीं पढ़ाया जाता है, ये थोड़ा सा सीनियर क्लास में साइटोस्केलेटन वर्ड यूज किया जाता है। जैसे कि मैं इसका डायग्राम आप लोगों को दिखा देता हूं, अब आप लोगों के लिए पुराना हो जाएगा। जैसे कि साइटोस्केलेटन कैसा होता है देखने में, हमारा सेल होता है। सेल ऐसे तो सेल एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, जैसे बोलते हैं कि हाँ शेप मेंटेन करके रखता है, कैसे रखता है, ऐसे नहीं रखता है, साइटोस्केलेटन की वजह से रखता है। अच्छा, साइटोस्केलेटन का मतलब क्या होता है? साइटो मतलब होता है सेल, स्केलेटन मतलब क्या होता है, जो सपोर्ट प्रोवाइड करे, जो उसको शेप दे। तो यहाँ पे साइटोस्केलेटन क्या करता है, हमारे सेल को शेप देता है। नहीं तो सेल हमारा कैसा होता है, ऐसा सेल इस तरह होने के बावजूद इस तरह सिकुड़ा रहता है, ऐसा कुछ, उसको कुछ एनर्जी नहीं है, बेचारा एकदम बेकार, एकदम ऐसे ही पड़ा रहता है, उसको खुद ही कुछ ना कर पाता, दूसरों को, पूरी बॉडी को कैसे संभालता। तो वैसे ही साइटोस्केलेटन का काम क्या होता है, सपोर्ट प्रोवाइड करना। अच्छा, सपोर्ट प्रोवाइड करना की बात तो है, ठीक है, लेकिन साइटोस्केलेटन में 3 पार्ट्स होते हैं बेस्ड ऑन देयर नैरोएस्ट टू वाइडेस्ट की बात करूं अगर, कि पतले से लेके मोटे पार्ट तक की मैं बात करूं कुछ, तो यहाँ पे जो हमारे साइटोस्केलेटन के पार्ट्स होते हैं, सबसे पहला पार्ट होता है एक्टिन फिलामेंट, दूसरा होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट, तीसरा होता है माइक्रोट्यूब्यूल। इससे आप लोग क्या सीखे कि हमारा जो सेल होता है, सेल में क्या होते हैं, सेल हमारा ऐसे रिजिड नहीं रहता है, सेल हमारा रिजिड होने के पीछे एक राज है, उसमें क्या होता है, साइटोस्केलेटन होता है। और साइटोस्केलेटन, वो साइटोस्केलेटन काम क्या होता है, उसको शेप देना। अच्छा, साइटोस्केलेटन में क्या सीखा आपने, साइटोस्केलेटन के 3 सब पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट एक्टिन फिलामेंट, दूसरा पार्ट इंटरमीडिएट फिलामेंट, तीसरा पार्ट माइक्रोट्यूब्यूल, राइट। तो यहाँ पे अब आप लोग सोच रहे होंगे एक्टिन फिलामेंट क्या है, ये जानने की जरूरत नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या है, ये भी जानने की जरूरत नहीं है। माइक्रोट्यूब्यूल क्या है, ये भी जानने की जरूरत नहीं है। तो ये तीनों जो हैं, इनको जानने की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कुछ इसके बेसिक पार्ट के ऊपर, जो इसके अंदर पढ़ना है आप लोगों को।
तो यहाँ पे आप लोगों का कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर कि हमारे जो ऑर्गेनेले होता है साइटोस्केलेटन, उसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। दीज आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले, इनके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। बस आपको इतना ही जानना है। सिंगल मेम्ब्रेन में क्या जानना है, जिसके ऊपर सिंगल वैक्यूल है, हमारा बहुत फेमस है। लाइसोसोम, ये भी बहुत फेमस है। गोल्जी अपैरेटस या फिर गोल्जी बॉडी या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्ट फॉर्म में ER भी बोलते हैं। ये सारे जो होते हैं जिनके ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन होती है, एक झिल्ली होती है। तो इन सब के नाम आप लोग अपने नोट्स कॉपी में नोट कर लीजिएगा और शायद इनके ऊपर क्वेश्चन देखने को आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में मिल जाएं। अब बात करते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले क्या है, जैसे कि कोई ऑर्गेनेले है, उसके ऊपर एक दो झिल्ली है, डबल झिल्ली है, डबल मेम्ब्रेन है, तो उसको बोलेंगे। जैसे कि हमारा न्यूक्लियस हमारा क्या होता है, डबल होता है। इसका डायग्राम मैं आप लोगों को 3D स्ट्रक्चर दिखा दे रहा हूं, अगर आप लोगों को इससे क्या होगा, याद हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के ऊपर ये देखिए एक लेयर, ये एक लेयर, ये तो यहाँ पे क्या है, डबल बाउंड ऑर्गेनेले है। तो फिर न्यूक्लियस आप लोगों को समझ में आ गया कि न्यूक्लियस हमारा क्या होता है, डबल बाउंड ऑर्गेनेले होता है। और इस पे क्वेश्चन अक्सर पूछ लेते हैं एग्जाम में, न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस इज अ डबल बाउंड ऑर्गेनेले। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या हमारा सिंगल होता है, जी नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया भी हमारा डबल बाउंड ऑर्गेनेले होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा ही हमारा क्लोरोप्लास्ट भी होता है। चलिए दोनों हम आप लोगों को दोनों डायग्राम दिखा देते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसा दिखता है और क्लोरोप्लास्ट कैसा दिखता है। ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, अगर आप लोगों को बोर नहीं लग रहा होगा तो ध्यान से इसको आगे भी कंटिन्यू रखिएगा ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये था कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या क्या होता है, ये भी मैं बता देता हूँ। क्लोरोप्लास्ट जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, इसी को बोलते हैं हम किचन ऑफ द सेल। हमारा जो पत्ती होती है ना, पत्ती, लीफ के अंदर हमारे क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ग्रीन पिगमेंट होते हैं। हमारा लीफ क्या होता है, लीफ हमारा ग्रीन होता है ना। क्लोरोफिल तो आप लोग पढ़े होंगे, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट भी होता है। तो क्लोरोप्लास्ट, अब क्लोरोप्लास्ट के बारे में मैं बताऊं तो थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो जाएगा, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो मैं इसको स्किप नहीं करना चाहता हूँ। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, छोटे छोटे यहाँ पे क्या होते हैं, जैसे कि आप लोग कभी खाना खाते हो तो खाना में क्या, इधर रोटी रख लिए, इधर सब्जी रख लिए, जहाँ पे चावल रख लिए, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट भी है। क्लोरोप्लास्ट में सबसे पहले देख लीजिए एक मेम्ब्रेन और दूसरी मेम्ब्रेन, ये यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरी मेम्ब्रेन, तो ये पहली है, ये दूसरी है। तो इससे आपने सीखा कि ये डबल बाउंड ऑर्गेनेले होता है। क्या होता है, डबल बाउंड ऑर्गेनेले। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ थालियां रखी होती हैं। थाली मतलब ऐसे मैं याद करवा रहा हूँ, थालियां रखी नहीं होती हैं। तो ये जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये एक थाली, यहाँ पे 2 थाली, 3 थाली, इस तरह क्या है, थालियां रखी हैं। तो इसी पर्टिकुलर एक थाली को, मतलब यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर दिखे, हाँ, तो यहाँ पे पर्टिकुलर एक थाली को, इसको बोलते हैं थाइलाकॉइड। अब इसका नाम, ये कोई ट्रिक कहीं मिलेगी नहीं, ये मैंने खुद बनाया है। इसी पर्टिकुलर एक थाली को बोलते हैं थाइलाकॉइड। अच्छा, कभी खाना आप लोग खाते होगे तो फिर क्या करते होगे, उस थाली में क्या ठंडा खाना खाते हो, नहीं, गरम गरम खाते होगे ना। तो वैसे थालियों का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे गरम गरम थालियों का, मतलब खाना तुम्हें परोसा हुआ है, उसमें फिर गरम गरम खाना है, तो उसको बोलेंगे ग्रैनम। क्या बोलेंगे, ग्रैनम। तो यहाँ पे थालियों का क्या है, बंडल है। तो यहाँ गरम गरम थालियां मौजूद हैं, गर्मा गर्म इसमें खाना खा सकते हैं आप लोग, तो इसको बोलेंगे ग्रैनम। ऐसे याद हो जाएगा कि थाली एक होती है, उस वहां पे क्या है, गरम गरम थालियां हैं, उसको बोलेंगे ग्रैनम, थाइलाकॉइड, और ये क्या हो गया, ग्रैनम। अच्छा, इन थालियों के बीच में कुछ कनेक्शन होता है। क्या होता है, कनेक्शन। उस कनेक्शन को बोलते हैं लैमेला। क्या बोलते हैं, लैमेला। और यहाँ पे कुछ लिक्विड टाइप का प्रेजेंट होता है, जैसे कि आप लोग सेल में भी पढ़ोगे, सेल के अंदर कौन सा लिक्विड प्रेजेंट होता है ना, फ्लूइड कौन सा प्रेजेंट होता है, फ्लूइड बात करेंगे तो उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटो मतलब सेल, प्लाज्म मतलब फ्लूइड या पानी। तो वैसे यहाँ पे भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। तो आई होप कि ये क्लोरोप्लास्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वैसे ही मैं बात करता हूं अभी माइटोकॉन्ड्रिया क्या चीज है। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया कुछ है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे इसके ऊपर भी क्या होती है, एक लेयर यहाँ पे होती है, एक लेयर यहाँ पे होती है, डबल बॉन्ड ऑर्गेनेल होता है। यहाँ पे डायग्राम थोड़ा सा क्लियर है नहीं आप लोगों को शायद, तो इससे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। तो मैं बात करता हूँ थोड़ा सा इसके ऑर्गेनेल्स के ऊपर। सेलुलर ऑर्गेनेल्स क्या क्या होते हैं, सेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्गेनेल्स होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, सेल मेम्ब्रेन होता है, सेंट्रोसोम होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, साइटोप्लाज्म होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी अपैरेटस होता है, लाइसोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इन सबके फंक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं और इन सबका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं 100% गारंटी ले सकता हूँ कि इतने आप लोग तैयार कर लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो लाइसोसोम, इसमें जो बहुत फेमस हैं उन पे मैं स्टार बना दे रहा हूँ। ER बहुत फेमस है। अब यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट बहुत फेमस है, अभी मैंने पढ़ाया।
सेल मेम्ब्रेन आप लोग जान चुके होंगे। सेल मेम्ब्रेन अभी क्या है, झिल्ली। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, अभी आपने पढ़ा, एनर्जी देता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो लाइसोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं पहले बताना चाहूंगा। लाइसोसोम क्या होता है, इसी को बोलते हैं सुसाइडल बैग। ये खुद को मार देता है, खुद ही को मार देता है, या एटम बॉम्ब भी बोलते हैं। क्या होता है, ये जैसे कि सेल है कोई, यहाँ पे सेल आप देख लीजिए, यहाँ पे लाइसोसोम कहीं पे होगा, तो मान लीजिए यहाँ पे एक लाइसोसोम है। तो क्या है कि यहाँ पे ये न्यूक्लियस ने कहा यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर रहा है, जाओ उससे कहो काम करे। अब माइटोकॉन्ड्रिया मान लीजिए काम नहीं कर रहा है, तो लाइसोसोम क्या कहेगा, काम करो भैया, नहीं तो हम अभी खुद को दगा लेंगे, खुद को सुसाइड कर लेंगे और सब लोग मर जाओगे। तो कुल मिलाकर ऐसे ही काम रहता है लाइसोसोम का। लाइसोसोम का काम यही होता है कि खुद को सुसाइड कर लेना, खुद ही को मार देना। इसके पास एंजाइम होते हैं, कुछ एंजाइम होते हैं जिनको ये बाहर छिड़क देता है, बाहर डाल देता है यहाँ पे सेल में, और वहां पे साफ सफाई होती है। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए एक बैक्टीरिया अटैक किया, बैक्टीरिया आ गया या फिर वायरस आ गया, बैक्टीरिया या वायरस आ गया, और बैक्टीरिया वायरस को कौन क्लियर करेगा, बिल्कुल ये सुसाइडल बैग करेगा। सुसाइडल बैग खुद को दबा देगा या फिर पूरे सेल ही को दबा देगा और सब सफाई हो जाएगा। जैसे कि मैं बात करूं, यहाँ पे आप लोग अभी एक नाम रोहन नाम का लड़का है, वो यहाँ से जा रहा है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है आगे, और उसके पैर वैर छिल जाता है। पैर छिलता है तो आप देखते होंगे डैमेज होती हैं सेल्स। क्या होती हैं, पैर छिलने का मतलब क्या समझे, सेल्स हो गई डैमेज। सेल डैमेज हुई इसका मतलब क्या समझे, सेल डैमेज हुआ तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर क्या लाइसोसोम बचा होगा, नहीं, वो भी डैमेज हो गया होगा। अगर वो डैमेज हुआ है तो बिल्कुल फट गया होगा, क्योंकि वो एटम बॉम्ब ऑलरेडी है, सुसाइड खुद ही कर लेता है। और फट गया अगर, तो उसके अगल बगल के क्या सेल बचे होंगे, बिल्कुल नहीं बचे होंगे। जैसे कि आपका ये पैर है, यहाँ पे घुटना है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ की सेल्स डैमेज हो गई, और यहाँ पे सेल्स डैमेज हुई तो यहाँ पे इसके बगल वाली भी नहीं बचेंगी। तभी तो आप लोग देखते होंगे कि अगर आप लोगों का पैर यहाँ पे घायल होता है तो उसके बगल में चारों तरफ ब्लैक कलर का स्पॉट पड़ जाता है, चारों तरफ। एक सेल नहीं डैमेज होती है, 6-7 नहीं, हंड्रेड्स ऑफ सेल्स, लैक्स ऑफ सेल्स डैमेज होती है वहां पे। तो इससे आपने सीखा कि उन डैमेज के लिए, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, लाइसोसोम होता है। और लाइसोसोम गलत काम नहीं करता है, लाइसोसोम का काम होता है कि क्लियर करना। कोई बैक्टीरिया हो, उसके अगल बगल में बैक्टीरिया, उनको भी क्लियर कर देगा। तो एक दबा के क्या करता है, वहां बैक्टीरिया वायरस को साफ सफाई कर देता है, और बैक्टीरिया वायरस को साफ सफाई करते करते सेल्स की भी सफाई कर देता है। तो कुल मिला के अगर हम लाइसोसोम का फंक्शन देखें तो लाइसोसोम में इतना आप याद कर सकते हैं कि लाइसोसोम क्या हमारा सुसाइडल बैग है, और ये क्या करता है, डेड और डैमेज सेल को क्या करता है, साफ कर देता है। मान लीजिए यहाँ पे सेल मर गई तो उसकी साफ सफाई कौन करेगा, लाइसोसोम करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैंने बता दिया। बाकी आप लोग इस नोट से तैयार कर लीजिएगा। जैसे क्लोरोप्लास्ट भी मैंने पढ़ाया, फोटोसिंथेसिस में काम आता है। और यहाँ पे सेंट्रोसोम क्या होता है, इसका सेंट्रोसोम, इसके नाम से समझिए सेंटर। तो सेल जो होता है, सेल को सेंटर से क्या करता है, दो पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब अभी आपने पढ़ा ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जितनी भी सेल होती है पुरानी सेल से आती हैं। मतलब एक बेबी सेल जो होगी वो अपनी मम्मी पापा सेल से आएगी। तो कैसे आई होगी, एक जो सेल रहा होगा वो खुद को दो पार्ट में डिवाइड किया होगा, और डिवाइड कैसे किया होगा, सेंट्रोसोम की मदद से किया होगा। तो सेंट्रोसोम भी आप लोग याद हो गया। सेल मेम्ब्रेन पढ़ाई दिया मैंने, क्लोरोप्लास्ट पढ़ाई दिया, बचा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मैं बताता हूं, साइटोप्लाज्म होता क्या है। सेल के अंदर कुछ प्लाज्म होता होगा। प्लाज्म मतलब समझते हैं, फ्लूइड। प्लाज्म मतलब क्या होता है, फ्लूइड। प्लाज्म मतलब होता है फ्लूइड, फ्लूइड याद रखिएगा, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेल के अंदर कुछ पानी होता होगा। ऐसे तो ये सेल यहाँ पे अगर पानी ना होता, मतलब फ्लूइड ना होता, तो ये क्या होता है, ये सेल आपस में टकराते रहते हैं हर वक्त, टकरा के सेल ऐसे ही दब जाता। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें तैरते रहते हैं सारे ऑर्गेनेले। तो ये ऑर्गेनेले तैरते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं उस फ्लूइड में तैरते, किस फ्लूइड में तैरते हैं, तो जिस फ्लूइड में तैरते हैं उसको बोलते हैं साइटो का फ्लूइड, मतलब सेल का फ्लूइड। उस फ्लूइड को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ऐसे ही आप लोग न्यूक्लियस के अंदर भी फ्लूइड होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये थोड़ा सा मार्कर सही चल नहीं रहा है तो राइटिंग पे मत जाइएगा। और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को कंबाइन करके हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। कोई कह दे कि सेल के अंदर कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट होता है, तो आप लोग एक बार में कह दीजिएगा प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। कह दे कि न्यूक्लियस के अंदर कौन सा होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के प्लाज्म है। तो आपने क्या सीखा कि सेल जो है हमारा, सेल के अंदर क्या होता है, हमारा सेल के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। लेकिन कोई पर्टिकुलरली नाम लेके पूछ ले कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियो बोल दो। न्यूक्लियो मतलब ही होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म। सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म। चलिए ठीक है, ये लेक्चर जल्दी से मैं खत्म करना चाहूंगा क्योंकि मेरे लैपटॉप की हो रही बैटरी ओवर। और यहाँ पे आप लोग को स्लाइड्स देख लीजिए। यहाँ पे फिलामेंट मैंने बता दिया, इंटरमीडिएट फिलामेंट बता दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आप लोगों का। और बचा माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी आप लोगों का क्लियर हो गया है। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा ताकि मैं कंटिन्यू कर सकूं। आप लोगों के कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, हाई मोटिवेशन मिलता है, और जोश हाई करके लेक्चर पूरा अटेंड कीजिएगा और स्किप मत करिएगा। थैंक यू सो मच।